नमस्कार, मैं रोजलिली बड़ा, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा। आज हम दबाव समूह पर चर्चा करेंगे। मानव समाज विविधताओं से परिपूर्ण है। इसमें भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग निवास करते हैं। विभिन्न नस्ल, विभिन्न जातियां, भाषाएं, वेशभूषा, रीति रिवाज, अलग अलग आर्थिक व व्यवसायिक गतिविधियां, सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराएं मानव समाज की विशेषताएं होती हैं। हर वर्ग, हर समुदाय तथा हर आर्थिक व व्यवसायिक समूहों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, अपनी आवश्यकताएं होती हैं और अपनी समस्याएं होती हैं। सरकारों की भी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, जिनके आधार पर नियम, अधिनियम, नीतियां व योजनाएं बनाई जाती हैं। कोई भी सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद देश के हर वर्ग के लोगों की अपेक्षा, आवश्यकताओं व समस्याओं का समुचित समाधान नहीं निकाल पाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार के कुछ नियम, अधिनियम, नीतियां व योजनाएं समाज के कुछ वर्गों की अपेक्षाओं के अनुरूप और हितार्थ नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में समान विचार रखने वाले लोग अपनी अपेक्षाएं पूरी करवाने के उद्देश्य से आपस में संगठित होकर शासन तथा नीति निर्माताओं पर यह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकार उनकी अपेक्षाओं, आवश्यकताओं व समस्याओं की तरफ ध्यान दे और यथासंभव उनके अनुरूप नियम, अधिनियम, नीतियां व योजनाएं बनाएं। इस तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को ही राजनीति शास्त्र में दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह को गहराई से समझने के लिए आइए हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देख लेते हैं। पहली परिभाषा है हेनरी ए टर्नर के अनुसार, दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। दूसरी परिभाषा अमेरिकी राजनीति विचारक पीटर एच ओडिगार्ड के अनुसार, दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को, विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सकें। इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि दबाव समूह व्यक्तियों के वे समूह हैं जो अपने विशेष हितों के लिए शासन, प्रशासन को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे दबाव समूह अलग अलग स्तर पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही राज्य स्तर पर विस्थापन जैसे मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जैसे कई दबाव समूह सक्रिय हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई दबाव समूह सक्रिय हैं, जैसे एकता परिषद, भारतीय किसान मजदूर संघ, आदिवासी विकास परिषद इत्यादि। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई दबाव समूह सक्रिय हैं, जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल दबाव समूह जो मानवाधिकार पर कार्य कर रहा है। एक और अंतरराष्ट्रीय दबाव समूह ग्रीन पीस जो पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर रहा है। वैसे हमें यह महसूस होता है कि स्वच्छ प्रशासन और समस्या मुक्त समाज की स्थापना में दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए समय समय पर इनकी सक्रियता आवश्यक है। कोई भी मानव समूह दबाव समूह है या नहीं, यह हमें कैसे पता चलेगा? इसे पता करने के लिए हमें उसके लक्षणों को समझना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि दबाव समूह के क्या क्या लक्षण हैं। दबाव समूह का पहला लक्षण है सीमित उद्देश्य। दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो एक अथवा एक से अधिक
निश्चित लक्ष्य को लेकर के संगठित होते हैं और उसी निश्चित लक्ष्य या उस मुद्दे को लेकर के गतिविधियों का निर्धारण करते हैं, कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं और ऐसे कार्यक्रम, ऐसी गतिविधियां जिसके माध्यम से उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। दबाव समूह का दूसरा लक्षण औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठन। अनौपचारिक का अर्थ होता है ऐसा दबाव समूह या ऐसा समूह जिसके अपने सिद्धांत हो, उस सिद्धांत के आधार पर उनकी अपनी नियमावली हो और उनकी नियमावली के आधार पर पंजीयन हो। इस तरह के दबाव समूह को औपचारिक दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह औपचारिक भी होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ग्रीन पीस, एकता परिषद, भारतीय किसान मजदूर संघ। इस तरह के जो दबाव समूह ये औपचारिक हैं क्योंकि ये पंजीकृत हैं। दबाव समूह अनौपचारिक भी होते हैं। अनौपचारिक का अर्थ होता है कि उनके कुछ अपने नियमावली तो होते हैं, उस नियमावली के आधार पर ये कार्य भी करते हैं, परंतु ये पंजीकृत नहीं होते हैं। इस तरह दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होते हैं। दबाव समूह का तीसरा लक्षण है सीमित एवं परस्पर व्यापी सदस्यता। सीमित सदस्यता का अर्थ होता है कि इसके सदस्य उन्हीं दबाव समूह के सदस्य होते हैं जिन समस्याओं से ग्रसित होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक दबाव समूह जो किसी समस्या को लेकर के संगठित होता है, जो शिक्षकों का समूह है। कृषकों का समूह इसी तरह का हो सकता है, मजदूरों का समूह इसी तरह से हो सकता है। महिलाओं का दबाव समूह है जो महिलाओं की समस्याओं को लेकर के संगठित होता है और ये जो संगठन बनता है ये सीमित होता है क्योंकि उससे संबंधित सदस्य ही इसकी सदस्यता लेते हैं। परस्पर व्यापी सदस्यता का अर्थ होता है कि कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो एक ही समय में कई दबाव समूह की सदस्यता लेकर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक ही समय में एक सदस्य व्यापारी दबाव समूह का भी हो सकता है, शिक्षक समूह का भी हो सकता है, मजदूर समूह का भी हो सकता है और किसान समूह का भी हो सकता है। चौथा लक्षण है संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। कोई भी मानव संगठन, कोई भी मानव समूह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करता है। संवैधानिक तरीकों को अपना करके अपनी मांगों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। किंतु दबाव समूह जब यह महसूस करते हैं कि संवैधानिक तरीका अपनाकर भी उनकी मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनकी मांगे पूर्ण नहीं हो रही हैं, ऐसी परिस्थिति में कभी कभी दबाव समूह असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। असंवैधानिक तरीकों में हम देख सकते हैं ये अनशन करते हैं, रैली निकालते हैं और कभी कभी आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति का तोड़फोड़ भी करते हैं। दबाव समूह का पांचवा लक्षण है राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका। दबाव समूह राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, सत्ता के बाहर रह करके अपने मांगे सरकार तक पहुंचाने का होता है। इसीलिए ये शासन और प्रशासन और नीति निर्माताओं पर दबाव डालते हैं, उन पर दबाव डाल करके अपनी मांगों, अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, सत्ता के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से सत्ता के बाहर रह करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं।
दबाव समूह की छठवीं विशेषता है अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के, निश्चित मुद्दे को लेकर के संगठित होते हैं और उनकी मांगे पूर्ण होने पर ये विघटित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षक दबाव समूह है, जो कभी कभी वेतन वृद्धि को लेकर के सवाल सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार जब इनकी मांगे पूर्ण कर देती है तब फिर ये विघटित हो जाते हैं। मजदूर और किसान दबाव समूह ऐसे हैं जो समय समय पर अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखते हैं, सरकार उनकी मांगों को पूर्ण करती है और जैसे ही इनकी मांगे पूर्ण हो जाती हैं ये सुसुप्त हो जाते हैं और पुनः इनकी समस्या होने पर ये सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। कुछ दबाव समूह ऐसे हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले दबाव समूह, उदाहरण के लिए ग्रीन पीस, ये पर्यावरण संरक्षण पर कार्य कर रहे हैं। अतः ये पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर के निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस तरह से दबाव समूह का कार्यकाल निश्चित नहीं है। कुछ दबाव समूह बहुत कम समय के लिए होते हैं, कुछ दबाव समूह सुसुप्त होते हैं और कुछ दबाव समूह निरंतर कार्य करते रहते हैं। दबाव समूह की सातवीं विशेषता है सर्वव्यापक प्रकृति। दबाव समूह किसी भी तरह की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय होती है, वो चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, वो चाहे राजतंत्रीय व्यवस्था हो। राजतंत्रीय व्यवस्था में ये गुप्त रूप से कार्य करते हैं क्योंकि राजतंत्रीय व्यवस्था में सम्राट का उस राज्य पर एकाधिकार होता है, उनके अपने नीति और नियम होते हैं और कभी कभी निरंकुश शासक होने पर वहां पर दबाव समूह खुले रूप में संगठन नहीं बना पाती, खुले रूप में सरकार का विरोध नहीं कर पाती, सम्राट का विरोध नहीं कर पाती। उदाहरण के रूप में फ्रांस की राजतंत्रीय व्यवस्था और वहां की सत्ता पलट गुप्त रूप से वहां के दबाव समूह के माध्यम से ही किया गया। एक और उदाहरण भारत का हम ले सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था और भारतीय अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक दबाव समूह के रूप में कार्य किए। ये गुप्त रूप में आपस में संगठित होकर के कई कार्यक्रम और कई गतिविधियां संचालित करके सरकार अंग्रेजों को भारत देश छोड़ने के लिए मजबूर किए। भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्तमान में हम देखते हैं कि सभी नागरिकों का अधिकार है अपने विचार अभिव्यक्ति का, और विचार अभिव्यक्ति किसी भी रूप में वो कर सकता है और इसका एक साधन है संगठन बना करके ये अपने विचारों को, अपने उद्देश्यों को, अपने मसलों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और भारत जैसे लोकतंत्रीय व्यवस्था वाले देशों में राजनीतिक ये दबाव समूह खुले रूप में अपना संगठन बना करके सरकार को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है यह भी समझ लेना आवश्यक है। वैसे तो दोनों ही मानव संगठन है, दोनों ही शासन की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, किंतु इन दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं कौन कौन से हैं आइए हम समझते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह में पहला अंतर है शासन सत्ता के प्रसंग में। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहता है और सत्ता प्राप्त करने के लिए ये शासन में सत्ता हासिल करने के लिए चुनावी प्रक्रिया को अपनाता है। चुनावी प्रक्रिया को अपनाने के लिए ये चुनाव में भाग लेता है, अपने दल से उम्मीदवारों को खड़ा करता है, जनमत संग्रह करने की कोशिश करता है, लोकमत हासिल करने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को तैयार करता है ताकि इन्हें सत्ता की प्राप्ति हो सके। दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता। ये दबाव समूह सत्ता के बाहर रह करके शासकों को प्रभावित करते हैं, नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और इसके लिए ये राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को
अपना समर्थन देते हैं और चुनावों में जिताने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये उन्हें फंडिंग करते हैं या अन्य तरीके से सहयोग प्रदान करते हैं ताकि ये उम्मीदवार जीत सके और सत्ता में आने के पश्चात दबाव समूह की मांगों को पूर्ण कर सके। तो राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना और दबाव समूह सत्ता के बाहर रह करके अपनी मांगों को सरकार पर दबाव डाल करके पूर्ण करना चाहता है। दूसरा अंतर है उद्देश्य व कार्यक्रम। राजनीतिक दल का उद्देश्य राष्ट्रहित होता है और इसीलिए सत्ता हासिल करने के पश्चात ये राष्ट्रहित में कार्य करते हैं और इसके लिए देश और समाज के समस्त लोगों के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाते हैं और इन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग और वर्गों के हितों में कार्य करते हैं। दबाव समूह एक विशेष मुद्दे को लेकर के संगठित होता है, एक विशेष वर्ग के लोग होते हैं और इसलिए ये अपनी ही मांगों तक सीमित होते हैं, अपने ही उद्देश्य तक सीमित होते हैं और अपनी ही समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दबाव समूह का उद्देश्य अपेक्षाकृत राजनीतिक दल के छोटा होता है या कम होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह का तीसरा अंतर है स्वरूप संबंधी। राजनीतिक दल किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होता है और उस विचारधारा का समर्थन करने वाले, उस विचारधारा से प्रेरित होने वाले अनेक जाति, संप्रदाय, धर्म और वर्ग के लोग राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके व्यापक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। जबकि दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह है जो किसी मुद्दे पर या किसी मसले पर या किसी समस्या पर एक समान विचारधारा रखने वाले होते हैं और इसीलिए इनमें राजनीतिक दलों की अपेक्षा अधिक एकता व सजातीयता दिखाई देता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह का चौथा अंतर है आकार तथा सदस्यता। राजनीतिक दल का संगठन बड़ा होता है, इसके करोड़ों समर्थक होते हैं और उन्हीं समर्थकों के माध्यम से ये सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। राजनीतिक दल के सदस्य एक समय में एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, जबकि दबाव समूह का आकार राजनीतिक दल की अपेक्षा छोटा होता है क्योंकि दबाव समूह एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के गठित होता है। दबाव समूह में वही लोग सदस्य होते हैं जो इस समस्या से ग्रसित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर शिक्षक दबाव समूह है तो उस दबाव समूह में शिक्षक ही होंगे। मजदूर या किसान दबाव समूह है तो उस दबाव समूह में किसान या मजदूर ही होंगे। इस तरह से इनका आकार छोटा होता है, परंतु दबाव समूह खुले रूप में देखे जाते हैं क्योंकि दबाव समूह के सदस्य एक ही समय में कई दबाव समूह की सदस्यता ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक समय में एक व्यक्ति व्यापारी दबाव समूह की भी सदस्यता ले सकता है, मजदूर दल का भी दबाव सदस्यता ले सकता है, किसान दल का भी सदस्यता ले सकता है। पांचवा अंतर है संगठन संबंधी अंतर। राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है, औपचारिक जो एक सिद्धांतों पर आधारित होता है और ये सिद्धांत के आधार पर नियमावली होते हैं और पंजीकृत होते हैं। दबाव समूह औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। अनौपचारिक वो संगठन जो पंजीकृत नहीं होता और पंजीकृत नहीं होने के कारण इनका कोई निश्चित नियमावली नहीं होती है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में छठवां अंतर है साधन संबंधी। राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों को अपनाते हैं और संवैधानिक दायरे में रह करके कार्यक्रमों का निर्धारण करते और गतिविधियों का संचालन करते हैं, जबकि दबाव समूह संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे और अपनी समस्याएं शासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किंतु कभी कभी जब उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी समस्याओं की ओर और उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पा रहा है,
ऐसे समय में वे अनशन, रैली, तोड़फोड़, आगजनी जैसे साधनों को अपनाते हैं। इस तरह दबाव समूह संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों साधनों के माध्यम से अपनी मांगों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अब हम दबाव समूह और राजनीतिक दलों के अंतर संबंध को भी समझ लेते हैं। संवैधानिक स्तर पर और सैद्धांतिक स्तर पर भले ही दोनों में अंतर हो, परंतु व्यवहारिकता में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों को व्यापक समर्थन चाहिए, जिनके लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उन्हें पता है कि दबाव समूहों की एकता का लाभ उन्हें मिल सकता है, इसलिए ये राजनीतिक दल उनकी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ दबाव समूहों की भी इच्छा रहती है कि उनकी मांगें पूरी हो जाए, अतः वे किसी भी एक पार्टी का समर्थन करने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दबाव समूह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी एक राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाते हैं। कभी कभी दबाव समूह राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ हेतु दबाव समूह के निर्माण में सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार निरोधक दबाव समूह लोकपाल बिल पास करने के लिए शासन पर दबाव डाल रही थी, किंतु केजरीवाल के नेतृत्व में अब यह एक राजनीतिक दल के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली में शासन कर रही है। तो अब तक हमने समझने का प्रयास किया कि दबाव समूह क्या है, दबाव समूह के लक्षण क्या है और दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर क्या है। अब अगले वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि दबाव समूह की कार्यप्रणाली क्या है, उनकी भूमिका क्या है और उनकी उपयोगिता क्या है। धन्यवाद।